तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को एक ही वीडियो में कहानी की तरह बताऊंगा। तो इससे पहले भी मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को 3 वीडियो में डिटेल में कवर कर दिया है, पर आज की इस एक ही वीडियो में हम 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ना, उन्हें संक्षिप्त रूप से एक ही वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने पहले उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उन तीनों को देख लेना। इस वीडियो से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद उन तीनों वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपने पहले ही उन तीनों वीडियो को देख रखा है तो इस वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कहानी की शुरुआत हम करते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना से। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा अंग्रेजी सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए की थी और बाद में इसी कांग्रेस का देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं, जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। और बात की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, यानी कि वहां पर भाषण दिया था, तो प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद है प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। तो देखिए, प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। और प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनका नाम था एनी बेसेंट। यहाँ पर एक और सवाल भी बन सकता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम सरोजिनी नायडू होगा। ये सब मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन वाली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और जब वंदे मातरम गाया गया था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो कांग्रेस के स्थापना के बाद अब हम अगली महत्वपूर्ण घटना पर चलते हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता को तोड़ा जाए। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। और यह लागू कब हुआ था? यानी कि बंगाल का विभाजन लागू कब से किया गया था? तो यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। पहले आप देख रहे हैं तो पहले बंगाल बहुत बड़ा होता था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और जो बांग्लादेश बन गया
पूरा मिलाकर ये बंगाल होता था। परंतु 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। एक बन गया पश्चिमी बंगाल और एक बन गया पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में कौन सा क्षेत्र आया, आप ये देख रहे हैं ना, ये पूर्वी बंगाल में इतना क्षेत्र बांट दिया गया जिसमें पूर्व का बंगाल और असम वाला क्षेत्र, इसे पूर्वी बंगाल कह दिया गया। और इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल में आता था। तो आप देख रहे हैं कि आबादी के हिसाब से जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी उसे पश्चिम बंगाल बना दिया गया और जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे पूर्वी बंगाल बना दिया गया। तो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। परंतु लॉर्ड कर्जन ने यह तर्क दिया था कि जो बंगाल का क्षेत्र है यह बहुत बड़ा है और प्रशासकीय सुधार के लिए इसे बांटा गया है, परंतु उसका मकसद कुछ और था। हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना ही उसका मकसद था। तो इसीलिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो देखिए 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेजी संसद में रखा गया था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव। उसके बाद 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रकाशित कर दी जाती है कि अब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध होना आरंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं बंगाल का विभाजन 2 टुकड़ों में कर दिया गया। एक को बना दिया गया पूर्वी बंगाल और दूसरे को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू होता है और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। और यह गीत जो इन्होंने लिखा था ना, यही आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और यह बंगाल विभाजन के समय लिखा गया था। आगे चलकर बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है, एक तो भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। तो 1905 के बाद आगे हम चलते हैं 1906 में। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलते हैं और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास जाता है और अपने लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, ये पिछले ही वीडियो में गोलमेज सम्मेलन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो याद रखिएगा कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना जरूर लिखता है। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। तो देखिए, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसने
मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी? तो 4 ऑप्शन होंगे, आगा खां, सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना तो होगा ही, क्योंकि इसने तो स्थापना की ही होगी, पर नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी। ये 1913 में आगे चलकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। तो 1906 के बाद आगे चलते हैं 1907 में। तो 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो इस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ रखा है, गरम दल के बारे में और नरम दल के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। पर आपको नरमपंथी नेता याद नहीं रखने, आपको गरम दल के नेता याद रखने हैं, क्योंकि गरम दल के नेता याद रखने आसान है, बाकी जो बच गए वो नरम दल के नेता हैं। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल के नेता थे। और पहले तीनों को तो लाल, बाल और पाल कहा जाता था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को लाल, बाल और पाल कहा जाता था। तो ये थे गरम दल के नेता। और चौथे नेता थे अरविंद घोष। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल के नेता थे और बाकी नरम दल के नेता थे। तो 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। तो 1907 के बाद अगली इतिहास की महत्वपूर्ण घटना देखते हैं 1908। तो 1908 में क्या होता है कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में हुआ था। तो आखिर इन्हें फांसी क्यों दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, और जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और जिसने इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया था। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद थे। कौन? खुदीराम बोस। तो इन्हें 1908 में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है 1911। तो 1911 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है। हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है ना। तो आगे चलकर 1911 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बहुत ही उग्र रूप से आंदोलन किए जाने लगे। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1911 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, इसे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है 1913 में। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। तो गदर पार्टी भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। तो इसका गठन 1913 में हुआ था, और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। और इसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और स्थापना की किसने थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने की थी। तो 1913 के बाद अब हम कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं।